Hello students, a very good morning to all of you. Hoping that you are all fit and fine. तो पिछली वीडियो तक हमने प्रिज्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है डिटेल में आपको बताई और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। भाई अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं गया तो रे डायाग्राम्स रिगार्डिंग प्रिज्म वो वाला सारा टॉपिक आपका मिस हो जाएगा। सो आज वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन या जो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लाइट आते हैं उसमें ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा जो है मायने रखता है। तो आइए मेरे साथ नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, पेपर उठा लीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग। टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल एंगल एज वेल एज द TIR। भाई TIR मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में आपको बता दिया था क्या होता है। इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ जी, इसको ध्यान से लिखिएगा। इट इज रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन। अच्छा भाई चैप्टर तो रिफ्रैक्शन का चल रहा है, रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन बिल्कुल। अच्छा अब देखिए कब हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन हुई है, कब हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन हुई है। आइए थोड़ा सा आपको बेसिक सी चीज बता देते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, यहां पर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, जहां पर इंसिडेंट हुई हमने वहां पर नॉर्मल खींच दिया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई। सो दिस आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई यहां होता है I इक्वल्स टू R, ये तो पता है इन रिफ्लेक्शन I इक्वल्स टू R। अच्छा जी, अब देखना कैसे है कि ये रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन, मतलब कि हमें पता करना है कि रिफ्रैक्शन हुई है या रिफ्लेक्शन सिर्फ यहां पर देख के। तो भाई देखिए रे ऑफ लाइट आई कहां से है, एयर से, और वापस कहां चली गई, एयर में ही। मतलब इसने मिरर को क्रॉस करके दूसरी साइड पे नहीं गई, एयर में थी, एयर में ही वापस चली गई। उस केस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं जब रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाए, तब हम कहेंगे कि कौन सा प्रोसेस अक्कर हुआ है, रिफ्लेक्शन का। जिस मीडियम से आई उसी मीडियम से वापस, तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। सिमिलरली ये चीज है। अब ये है एयर, दूसरी ओर है ग्लास। रे ऑफ लाइट अभी भी ऐसे ही आ रही है, ये हमने नॉर्मल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इट इज एयर ग्लास इंटरफेस। तो ये गई एयर से ग्लास, मतलब रेयरर से डेंसर, इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव हो गई। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है sin I बाय sin R। अब पहचानने कैसे, भाई अगर तो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आ रही है, सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद दूसरे मीडियम में चली गई, तब हम कहते हैं कौन सा प्रोसेस अकर किया है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या है, जहां से आई वहीं पर चली गई, रिफ्लेक्शन। एक मीडियम से आई दूसरे मीडियम में चली गई, तो रिफ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा तो हमें रिफ्रैक्शन में ही देखना है रिफ्लेक्शन कैसे होती है। हाउ रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड विद TIR। मतलब भाई यहां पे मीडियम तो एक ही था, हवा में आई और हवा में ही चली गई, लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तब टू मीडियम्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन तब भी रिफ्रैक्शन होगा, तब भी रिफ्लेक्शन होगी। दो मीडियम है, होनी तो रिफ्रैक्शन चाहिए, लेकिन होगी क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मतलब रे ऑफ लाइट जहां से आ रही है उसी मीडियम में चली जाए, लेकिन दो मीडियम हो। दिस इज फॉर श्योर कि दो मीडियम होने चाहिए ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। ठीक है, तभी क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये होती कैसे है, इसके लिए कुछ कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या है। इन कंडीशंस को समझने के लिए आपको क्रिटिकल एंगल की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको नॉलेज दे रहे हैं अबाउट द क्रिटिकल एंगल। तो अभी तक भी जो बुत बन करके बैठे हैं, जो अभी तक भी पेन पेपर नहीं लेकर के आए, तो फटाफट से पेन पेपर ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पेन पेपर लेकर के आइए और आइए मेरे साथ हम शुरू करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल।
चलिए देखिए इधर, सपोज कीजिए हमारे पास एक मीडियम है यहां पर डेंसर, यहां पर मीडियम है रेयर, ये रहा डेंसर मीडियम, ऊपर है रेयरर मीडियम। रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है भाई, इस तरीके से रे ऑफ लाइट आई, यहां पे मैंने नॉर्मल बनाया, ये हुआ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे क्यों गई भाई, रेयरर से डेंसर, सॉरी डेंसर से रेयरर जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेयरर जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इतना तो पता है। अच्छा, अब क्या करें, वो कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दिया हमने, नॉर्मल अभी भी ये रे इधर जाने की बजाय अब थोड़ी और अवे मूव करेगी, इधर जाने की बजाय रे अब थोड़ी अवे मूव करेगी। सो दिस इज रे 1 1, दिस इज रे 2 2। ठीक है, सो 1 ऐसे गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, 1 ऐसे गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब कहते जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रे अवे होती जाएगी। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो 2 और इधर हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, 3 और इधर हो जाएगा। तो ऐसा करते करते एक केस आएगा, ऐसा करते करते एक केस आएगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। ऐसा करते करते एक केस आएगा जब, ये रेड वाले को ध्यान से देखना, ऐसा केस आएगा जब रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा इस सरफेस के साथ चली जाएगी। ये नॉर्मल, पहली रे नॉर्मल से थोड़ी सी दूर, फिर और दूर, फिर और दूर, फिर और दूर। एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल सरफेस के साथ लग के जा रही है। भाई ये भी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ही है, ये बहुत ज्यादा अवे है। भाई थोड़ी सी अवे, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया और अवे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया और अवे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, तो एक टाइम ऐसा आया अवे जाती जाती है बिल्कुल सरफेस के साथ रिफ्रैक्ट की, ये बिल्कुल सरफेस के साथ रिफ्रैक्ट कर गए। अच्छा, अब ये वाला एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल, ये वाला एंगल भाई, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल, तो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट के बीच में ये आ गया एंगल आई। अच्छा, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। ये रेड वाली जो दिख रही है ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। अच्छा, अब सुनो, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल सरफेस के साथ मूव करती है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। भाई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रे इस एंगल पे इंसिडेंट होगी तब वो सरफेस के साथ साथ मूव करेगा, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। और इसको हम लिख देते हैं आई के पैर में सी, सो क्रिटिकल एंगल आई सी। ठीक है जी, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके विद रिस्पेक्ट जो रिफ्रैक्टेड रे है बिल्कुल सरफेस के साथ साथ मूव करती है, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्रेजिंग सरफेस फिनोमेना। इस फिनोमेना को बोलते हैं ग्रेजिंग सरफेस फिनोमेना। ग्रेजिंग का मतलब है सरफेस के साथ साथ जाना, सो इट इज ग्रेजिंग सरफेस फिनोमेना। ठीक है जी। अच्छा, अब आई तो हो गया भाई यहां पर हमारा आईसी क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, हम जा कहां से रहे हैं, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, सो डी से लेके आर तक, डेंसर से रेयरर डी से लेके आर तक हमने लिख दिया। अच्छा, साइन आई क्या है भाई, आई क्या है, आई सी लिख दीजिए, साइन आई सी। साइन आर क्या है, साइन आर है साइन 90, आर की वैल्यू क्या है, 90। अच्छा, तो क्या आप सभी को पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में माहिर होंगे आप, ये हम मान के चल रहे हैं।
sin 90 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, यहां पुट कर दीजिए, ऊपर वही रह गया sin IC, नीचे क्या आ गया 1। तो क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज sin IC। मैं कह रहा हूं फिर से मैं कह रहा हूं, इस जो हमने अभी स्टेटमेंट लिखी है या जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, इसमें अभी भी कोई ना कोई दिक्कत है, अभी भी कोई ना कोई दिक्कत है। जिसको समझ में आ गई उसने फटाफट से ठीक कर लिया होगा। दिक्कत क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं हम? दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। क्या ऐसा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बिल्कुल भी नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। नीचे रेयर नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। जब हम इनकी पोजीशन रिवर्स करते हैं तो हम कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। ये सारी बातें पिछली वीडियोस में बताई गई हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी फटाफट से देख करके आए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर क्या आ गया? 1 by sin IC। ये क्या बन जाता है भाई? कोसिकेंट IC। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। सो फाइनली फॉर्मूला जो हमारे पास आया दैट इज म्यू रेयर से डेंसर इक्वल्स टू कोसिकेंट ऑफ IC। दिस इज कोसिकेंट ऑफ IC। ठीक है जी, ऑलराइट। चलिए, ये तो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल की दोनों किस तरीके से रिलेटेड हैं, दोनों इस तरीके के साथ रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आया? आई ऐसे किया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आई बढ़ा दिया, और अवे एक ऐसा आई आप लीजिए जिसके विद रिस्पेक्ट ये बिल्कुल सरफेस के साथ जाए। सच अ फिनोमेना इज नोन एज ग्रेजिंग फिनोमेना। वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके विद रिस्पेक्ट ये ग्रेजिंग करते हुए निकली है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और उसके विद रिस्पेक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ जाता है? 90 डिग्री। हमने सिंपली फॉर्मूला जो है उसमें पुट किया और फाइनली हमने ये चीज ऑब्टेन की, म्यू आर डी इक्वल्स टू कोसिकेंट ऑफ IC। अच्छा, तो भाई बात तो करनी थी हमें TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने सारे क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना आपको समझा दिया। अच्छा, क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है जिसके विद रिस्पेक्ट वो सरफेस को ग्रेजिंग करता हुआ जा रहा है? अच्छा, अब TIR के लिए कुछ कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो वी विल राइट कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज TIR। अब इसके बारे में बात करेंगे। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसी कंडीशन है भाई? देखिए इधर, पहली कंडीशन है रे मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये पहली प्रथमम जो कंडीशन है वो ये है कि रे हमेशा डेंसर से रेयर मूव करनी चाहिए, तभी TIR होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पहली कंडीशन है रे ने जाना है हमेशा डेंसर से रेयर, ये प्रथमम कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही TIR हो सकता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम कह रहे हैं। ये है हमारे पास, सपोज कीजिए इंटरफेस एक सरफेस, लेट इट बी एयर ग्लास इंटरफेस, लेट अस से इट इज एयर ग्लास इंटरफेस। ठीक है, और या फिर ये समझ लीजिए एयर को हमने ले लिया रेयर, ग्लास को ले लिया डेंसर। तो पहली कंडीशन क्या है? रे मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो पहले मूव करवा दीजिए डेंसर टू रेयर। कहां जाएगी भाई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये पहला केस है। अच्छा, दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा वो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। क्यों? देखते हैं। पिछला केस रिवाइज कीजिए। अब मैंने ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया जो कि क्रिटिकल है,
जो कि क्या है क्रिटिकल। तो इसमें फिनोमिना क्या होगा भाई, ग्रेजिंग सरफेस। ये फिनोमिना होगा ग्रेजिंग सरफेस का, जो मैंने रेड से बनाया है वही तो होगा एज ग्रेजिंग सरफेस फिनोमिना। अच्छा, अब भाई देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मैंने ब्लैक से बनाया है अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर मैंने क्रिटिकल एंगल पे बनाया ग्रेजिंग सरफेस। अगर अब मैं इंसिडेंस क्रिटिकल से भी बढ़ा दूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लूं जो कि क्रिटिकल से भी बड़ा है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी रे? ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी रे, बिल्कुल भाई। ये हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, होता गया होता गया होता गया, ग्रेजिंग सरफेस आई। अब अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी बढ़ा दिया, क्रिटिकल पे ग्रेजिंग सरफेस, अब क्रिटिकल से भी बढ़ा दिया, तो ये क्या चला जाएगा मीडियम में वापस। अवे होता 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 ये नीचे आ जाएगा। अवे हुआ फिर ग्रेजिंग हुआ, ग्रेजिंग के बाद अब यहां पर अंदर ही आ जाएगा वापस इन दी मीडियम। जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रही है उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। ठीक है, कंडीशन है डेंसर टू रेयर जाएंगे तभी ये फिनोमिना होगा, तभी अवे जाएगी। अवे जाते जाते एक टाइम आया जब ग्रेजिंग फिनोमिना हुआ। ग्रेजिंग फिनोमिना के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल है। सेकंड कंडीशन उसने दे दी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, हमने बड़ा कर दिया। लास्ट टाइम वो ग्रेजिंग सरफेस में थी, इससे भी बड़ा किया तो वो ऑब्वियसली मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो दिस इज हाउ द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट टेक्स प्लेस। ठीक है, ऑब्वियसली जो TIR है इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये स्ट्राइक हुई है ये उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर रिफ्लेक्ट होगी। ये बात याद रखिएगा, जो मैंने ये ब्लू से बनाया है उसमें I इक्वल्स टू R, ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है जी। अब इन्हीं तीन रेस से मैं आपको इस पूरी चीज का निचोड़ देने लगा हूं। इन तीनों रेस से, यानी कि ब्लैक, रेड और ब्लू, इन तीनों रेस से मैं आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ दे रहा हूं जो रे डायग्राम्स में काम आएगा। ठीक है, फटाफट से लिखिए। देखिए, अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पहले वाला सपोज कीजिए, ये ब्लैक वाला, मैं कैसे बताऊं, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल से बड़ा है कि छोटा? ये ब्लैक वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रेड वाला क्रिटिकल बड़ा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा। तो I इज लेस देन IC। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल से छोटा है तो क्या होगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगी। भाई क्या होगी फिर, रिफ्रैक्शन। ये देखो ब्लैक वाली रे ने रिफ्रैक्ट की, सिंपली रेरर से डेंसर से रेरर या अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अगर I क्रिटिकल के बराबर है, मतलब क्रिटिकल पे हमने स्ट्राइक की, तो क्या होगा, ग्रेजिंग फिनोमिना लिख दीजिए। सरफेस के साथ साथ जाएंगे, ग्रेजिंग फिनोमिना होगा। क्या होगा भाई, ग्रेजिंग फिनोमिना। अच्छा, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने क्रिटिकल से भी बड़ा कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने क्रिटिकल से भी बड़ा कर दिया, तो क्या हो जाएगी, TIR। तो क्या हो जाएगी TIR, एंगल छोटा, ब्लैक वाला रिफ्लेक्शन, रेड वाला क्रिटिकल एंगल पे ग्रेजिंग, ब्लू वाला क्रिटिकल से बड़ा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये अगर किसी को याद नहीं रहेगा, याद क्या रखना है भाई, सिंपली है, अगर कम है तो रिफ्रैक्शन बराबर है ग्रेजिंग, ज्यादा है TIR। अगर ये याद नहीं तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल मूव नहीं कर पाएंगे अपनी बुक का। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो कंडीशन क्या है, डेंसर से रेरर जाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन से आपको पता चल जाएगा कि हमें रे को मूव किस तरीके से करवाना है। ठीक है, चलो आइए। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सो वो कह रहे हैं हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, वी आर हैविंग अ इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल मतलब सारे एंगल्स किसके होंगे भाई, 60 के। अगेन नॉलेज ऑफ मैथ्स। रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई और आके, लेट मी मेक इट मोर लाइक दिस,
इस तरीके से आई और वो आके इस सरफेस पे स्ट्राइक करी। भाई नॉर्मली एंटर कर रही है तो विदाउट रिफ्रैक्शन आई, यहां पे वो एंटर करी और ये एंगल इन्होंने दिया है मुझे 150 डिग्री का। ये एंगल मुझे दिया है उन्होंने 150 डिग्री का। तो बताइए इसके बाद रे बाहर कैसे निकलेगी प्रिज्म? प्रिज्म के बाहर कैसे निकलेगी? भाई तीन चीजें हो सकती हैं। पहले तो ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर होगा तो ग्रेजिंग करेगी, कम होगा तो रिफ्रैक्शन करेगी, ज्यादा होगा तो TIR कर लेगी। ये अभी हमने बताया आपको। अच्छा, ये तभी चीजें चेक करनी है जब रे ऑफ लाइट मूव कब से कब करती है, डेंसर से रेयर। वही कंडीशन थी भाई। ये भी क्रिटिकल भी तभी बनेगा जब डेंसर से रेयर जाएगी, बड़ा भी तभी बनेगा। अच्छा, अब देखिए ये प्रिज्म के अंदर है ग्लास, ये बाहर जाने की कोशिश कर रही है एयर में। इस सरफेस की बात कर रहा हूं, ग्लास से एयर में जाने की मूव कर रही। तो मतलब ये है डेंसर से लेके रेयर तक, तो जा रही डेंसर से रेयर, तो हमें ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी। आइए करते हैं। ये एंगल है 150 डिग्री, याद रखिएगा। बाहर निकालने के लिए हमें नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा भाई। ये रहा नॉर्मल। अच्छा, अब ये है 90, ये है 90 और पूरा है 150। तो ये बचा एंगल कितना एंगल बचा? ये वाला, ये पूरा 150, ये 90, तो ये बच गया हमारे पास 60। ये बच गया हमारे पास 60। अदरवाइज टोटल कितना था भाई? कहां लिखूं? ये टोटल एंगल था, यहां लिख देता हूं। टोटल था 150 डिग्री। नॉर्मल बनाने से इतना पार्ट हो गया 90 का, बचा कितना? 60। अब उन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी है। इस रे के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो है 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल इन्होंने दिया है, कितना है? 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल किसका होता है भाई? इट इज बिटवीन दिस सरफेस, ग्लास टू एयर इंटरफेस। उसका क्रिटिकल एंगल उन्होंने दिया है 60 डिग्री। मतलब जब ये ग्लास से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे अगर क्रिटिकल एंगल 60 है तो कौन सा फिनोमिना हो जाएगा? चेक कीजिए कौन सा फिनोमिना होगा। अगर क्रिटिकल एंगल भी 60 है और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 है तो ग्रेजिंग। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 से छोटा है तो वो होगा सिंपल रिफ्रैक्शन। अगर वो है ग्रेटर देन तो क्या हो जाएगी? TIR। अब हम चेक करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, तो ये है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या दिया है? 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दिया है भाई? 60। अच्छा, क्रिटिकल एंगल चेक करो कितना है? 60। कौन से केस को फॉलो करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60, क्रिटिकल भी 60। तो कौन सा फिनोमिना होगा? देयर विल बी अ ग्रेजिंग फिनोमिना। सरफेस को ग्रेज करती हुई रे बाहर निकलेगी। सरफेस को ग्रेज करती हुई रे बाहर निकलेगी, बिल्कुल सरफेस के साथ साथ। डेंसर से रेयर गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर, तो ग्रेजिंग फिनोमिना होगा। कौन सा फिनोमिना होगा भाई? ग्रेजिंग फिनोमिना। ठीक है जी, फटाफट से इस चीज को आप डाइजेस्ट कर लीजिए। जितनी जल्दी डाइजेस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, दिस इज दी ग्रेजिंग फिनोमिना। कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर हो। अच्छा जी, चलिए थोड़ी सी मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रो दी है अबाउट TIR। हमें इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। तो एक छोटा सा सेक्शन और इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ TIR। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ TIR। तो पहले भाई जब भी आपको ये चीज आ जाएगी कि ये चीज शाइन कर रही है या इसमें इस चीज में चमक है, ग्लो कर रही है, तो सभी का रीजन होगा TIR। तो पहले क्या है कि जो डायमंड है, डायमंड इट शाइन्स, जब इसके अंदर रे ऑफ लाइट जो है एंटर करती है तब डायमंड शाइन करता है। क्यों? कहते कि डायमंड का जो कट है ना वो इस हिसाब का है कि इसके अंदर एक बारी जब लाइट एंटर कर जाती है ना तो TIR होती रहती है। सपोज रे ऑफ लाइट एंटर करी, ऐसे रे ऑफ लाइट अंदर आई, अब ये अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, अंदर डेंसर है बाहर रेयर, तो भाई एक रे तो होगी नहीं, इन्फिनिटी रेज होंगी, तो कुछ रिफ्रैक्शन करके बाहर भी आ जाएंगी, लेकिन
मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो क्या करती हैं, अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब यहां से फिर बाहर जाने की कोशिश, फिर रिफ्लेक्ट कर गई, यहां से फिर बाहर, फिर रिफ्लेक्ट। तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट अंदर ही अंदर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहती है। अब लाइट अंदर ही अंदर बाउंस करती है, तो इससे हमें क्या लगता है कि इट ग्लोज। ठीक है, ग्लोज और शाइन्स। तो ये है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि TIR हो जाती है डेंसर से रेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी ना किसी रे का तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बनेगा ही, वो बन जाता है और वो ग्लो करना शुरू कर देता है। सिमिलरली अगर कह देते हैं कि हमसे सपोज कीजिए ग्लास जो है टूट जाता है, सिंपली नॉर्मल ग्लास टूट जाता है, तो उसका वो जो कट एंड होता है वो भी चमकने लग जाता है, वो भी ड्यू टू सेम रीजन। जो ब्रोकन ग्लास है वो उसका जो साइड जो ब्रेक हुई होती है वो टूट जाती है। अब उसके अंदर जब लाइट जाती है तो भी सेम फिनोमिना होता है। ये ब्रोकन ग्लास हो गया सपोज, इसके अंदर लाइट गई तो एक बारी तो चली गई, फिर बाद में ये क्या करती रहती है, TIR, और जिसकी वजह से हमें वो क्या दिखता है, ग्लो करता। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो डिटेल में समझेंगे। दैट इज द फिनोमिना ऑफ मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन क्या है? मिराज फॉर्मेशन को मृग तृष्णा भी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको मृग तृष्णा बोलते हैं। मिराज क्या होता है भाई? गर्मियों में ये चीज बहुत दिखती है। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, लेट इट बी अ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कि आसपास फॉरेस्ट वाला एरिया भी आता है आपके, तब ये चीज ज्यादा ऑब्जर्व होती है, इन नॉर्मल रोड्स पे नहीं। तो सपोज आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं और बीच में कोई जंगल पड़ता है, तो आप देखते हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको सड़क पे ऐसा लगता है कि उस साइड पर पानी पड़ा है। सड़क पे जा रहे हैं आपकी गाड़ी और वहां पे आप सामने सड़क पर देख रहे हैं कि तो आपको लगता है कि पानी पड़ा है सड़क पे। जब तक आप वहां पर पहुंचते हैं वहां पानी होता ही नहीं। क्या है? भूत? भूत नहीं। ये सारा जो चीज हो रही है दैट इज ड्यू टू दिस फिनोमिना ऑफ TIR। TIR की वजह से होता है मिराज फॉर्मेशन, मृग तृष्णा। एक इल्यूजन क्रिएट होती है कि वहां पर पानी पड़ा है। सेम चीज है जो वो डेजर्ट एरिया में ओएसिस के कारण होती है। लगता है कि यहां पर पानी है, लेकिन हम वहां पर इतनी दूर ट्रैवल करके जाते हैं तो पानी होता ही नहीं। दिस इज ऑल ड्यू टू TIR। अब सड़क पर यह फिनोमिना क्यों हुआ? वाई कि वहां हमें लगता है पानी है, जितनी देर में हम कार वहां पर लेके गए तो वहां पानी था ही नहीं, तो हमें ऐसा क्यों लगा? किस बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं? तो आज आपको आंसर मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ TIR। सो राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक, मिराज फॉर्मेशन। ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो इसके लिए कंडीशन है कि कौन सा दिन होना चाहिए, हॉट सनी डे, बहुत तेज गर्मी होनी चाहिए उस दिन, तो ये बहुत प्रोमिनेंटली आपको वहां दिख जाएगा। कैसे है भाई? पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रिएट बता देता हूं। ये हमने एक पर्सपेक्टिव व्यू लिया रोड का। ठीक है, तो ये रोड है हमारे पास, इसके आसपास पेड़ हैं भाई। पर्सपेक्टिव व्यू आप समझते होंगे जिसको ड्राइंग करने का शौक है। ठीक है, नजदीक से हमें बड़ी बड़ी चीजें लगती हैं और आगे जाते जाते हमें लगता है कि चीज जो है खत्म हो रही है, लेकिन रोड, रेलवेज ये कभी खत्म नहीं होते। अच्छा, अब क्या है? फॉरेस्ट एरिया में पानी ऑब्वियसली होगा ड्यू टू सम रीजन कि हाँ बारिश हुई थी थोड़े दिन पहले या कुछ था, तो आसपास पानी तो इनमें रहता ही है। या सिंपली अगर खेत हो तो वहां पर कोई ना कोई फसल जो है वो तो रहती ही है। ठीक है, फार्मिंग तो हुई होती है। अच्छा, अब ये पानी जो आपको साइड्स पर है, दिस इज द फॉरेस्ट और फार्म एरिया और फार्मिंग एरिया। आसपास फॉरेस्ट है या फार्मिंग एरिया है जिसमें पानी है। अब ये वाला पानी आपको यहां की बजाय यहां पर दिखता है सड़क पर, जबकि आपकी गाड़ी अभी यहां पर है। ठीक है, तो ये पानी आपको यहां पर दिखता है, तो आप कहते हैं भाई सड़क पर पानी है, हो सकता है आगे बारिश हो रही हो। आप वहां पहुंचते हो तो सेम मौसम, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मतलब कि ये चीज क्यों, हमें जो चीज साइड पर पड़ी है वो हमें सड़क पर कैसे दिख रही है? तो उसका रीजन है TIR। अब देखिए, होना कब है ये हॉट सनी डे में? गर्मी बहुत है। अब देखिए भाई,
हवा जो है वो अर्थ के साथ जो है फ्रिक्शन के कारण रगड़ खाती है, ठीक है। तो वो जो गर्म हवा है, भाई धरती भी गर्म हुई है, रोड भी गर्म पड़ी है, इसके ऊपर जब हवा आती है तो हवा भी गर्म हो जाती है। हवा गर्म होके ऊपर चली गई, रोड से हवा लग के स्ट्राइक होके गर्म होके ऊपर चली गई। अच्छा, तो ये सड़क है, यहां से हवा लगी और हवा गर्म होके ऊपर चली गई, हॉट एयर राइजेस, तो हॉट एयर ऊपर चली गई। सो लेट मी मेक इट विथ रेड। हॉट एयर जो है ये ऊपर चली गई। अब ऊपर वाली जो कोल्ड एयर थी वो नीचे आ गई, ऊपर वाली जो कोल्ड एयर थी वो नीचे आ गई। अच्छा, सिर्फ इस इंस्टेंट पे जब भी हॉट एयर ऊपर गई, कोल्ड एयर नीचे आई, कन्वेक्शन करंट जनरेट हुआ। तो याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोल्ड एयर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर। भाई कोल्ड एयर में पार्टिकल्स कोल्ड है, मतलब ठंडी चीज है, तो पार्टिकल क्लोज होंगे, डेंसर मीडियम होगा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। हॉट में मतलब पार्टिकल्स दूर हैं, तो इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अच्छा, अब देखिए हवा में ही दो जोन बन गए, कोल्ड एयर वाला डेंस क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और ये वाला रेयर क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। अच्छा, अब आसपास पानी पड़ा है। अब रे ऑफ लाइट यहां से निकली, मतलब नीचे रोड से निकली, मैंने यहां से दिखाया जो आसपास पानी पड़ा है, तो यहां पड़ा था पानी, तो रे ऑफ लाइट यहां से निकली। ये ट्रैवल कहां से कर रही है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर। ये कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, डेंसर से रेयर, क्योंकि नीचे कोल्ड एयर ऊपर हॉट। अच्छा, तो भाई एक रे ना निकल के यहां से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रेस निकलेंगी। कोई ना कोई एक रे तो ऐसी होगी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दोनों मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगी, TIR। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड ही है कि डेंसर से रेयर रे ऑफ लाइट को मूव करना चाहिए, तो मूव कर रही। पानी नीचे पड़ा है, डेंसर से रेयर मूव कर रही, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इतनी रेज निकल रही है, मिलियंस एंड मिलियंस। किसी का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल से ज्यादा होगा, 100 ऑफ रेज का ज्यादा हो सकता है, मिलियंस में से 100 ऑफ रेज जो है उनका क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो सकता है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये TIR करके वापस सड़क पर आया, यहां से TIR हुई हवा से और वापस सड़क पे आया। ऐसा करते करते बहुत सारी रेज जो है वो TIR करती हैं, और जिसका इल्यूजन हमें सड़क पर दिखता है। तो जो पानी साइड पर पड़ा है ड्यू टू TIR ऑन अ हॉट सनी डे, हमें वो चीज यहां पर दिखती है सड़क पर। हॉट सनी डे का क्यों, ताकि ये दो मीडियम जनरेट हो जाए, रे डेंसर से रेयर जा पाए, और किसी ना किसी रे का तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होगा ही, तो TIR हो जाएगी। ठीक है, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक में एक लाइन में दिया है, लेकिन हमने आपको डिटेल में बताया हाउ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्यों मीडियम क्रिएट हुए ऐसे, और किस तरीके से हमें ये मिराज दिखता है। दिस इज मिराज, मृग तृष्णा बोलते हैं, ठीक है इसको। तो इस तरीके से ये चीज हमें दिखती है। ऑलराइट, सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। हमने आज डिस्कस किया TIR, क्रिटिकल एंगल, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। In the next video, we will start with the discussion of the ray diagrams. भाई रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, अगर कुछ आता है तो वो है रे डायग्राम्स। कुछ रे डायग्राम्स मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा और कुछ आपको खुद ब खुद घर पे प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, सो पढ़ते रहिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ वेरी नाइस डे।